हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह के पूरे किताब को वन शॉट में करने जा रहे हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो ये इसमें विषय सूची है, इसमें देख सकते हैं टोटल 11 विषय सूची है। लास्ट में बीपीएससी की प्रश्नावली 67 तक का जो बीपीएससी एग्ज़ाम पूछा हुआ है उसमें बिहार का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये 17 बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, 71 बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, मददगार रहेगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। नामकरण की बात करें तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, यानी बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, यानी कि बौद्ध अनुयायी के जो प्रार्थना स्थल होते थे उनको विहार कहा जाता था, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यही विहार अपभ्रंश होकर के बिहार हो गया। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर आप स्थिति देखेंगे इसका तो बिहार की स्थिति भारत में कहाँ पर है? लगभग इस स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में है। और अगर देशांतर का विस्तार देखेंगे तो 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिएगा तो 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। तो ये हमारे बिहार की भौगोलिक स्थिति अवस्थिति हो गई। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। राज्य की आकृति आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, जिसमें उस समय उड़ीसा भी शामिल था, इस प्रांत के गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा के साथ प्रांत का गठन हो गया। उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। आप लोगों को पता है पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ थे। बाद में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को और बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हो गया, जिसमें उस समय का उड़ीसा भी था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए और 15 नवंबर 2000 को पुनः विभाजन हुआ। इससे बिहार का अंतिम विभाजन हो गया। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। अगर टोटल 100% था और उसमें से 46% भूभाग के साथ झारखंड अलग हो गया तो बिहार के हिस्से में कितना आया? 54%। तो टोटल उस समय जितना बिहार था उस समय उसका अब 54% ही बिहार आज के वाले बिहार में मौजूद है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये सब फैक्ट जो है हूबहू एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बीपीएससी ने पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आई थिंक 68 में ही पूछा था या 67 में पूछा था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शंस भी था, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार में बिहार है। अब तो बदल गया है जब से लेह और लद्दाख अलग अलग होकर के, और फिर उसका जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है और तो उसको देख लीजिएगा। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60%
बिहार में लोग निवास करते हैं। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार बिहार है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। याद रखिएगा, ऑप्शंस में आ जाएगा 53 फीट, तो वो नहीं होगा। 53 में क्या होगा, मीटर, और फीट में देखेंगे तो 173। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है जो जहानाबाद से अलग हुआ है। बिहार में अनुमंडल 101 हैं, प्रखंड सह अंचल 534 हैं, पंचायत 8067 हैं, नगर निगम 19 हैं। 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। बिहार की विधायिका की बात की जाए तो पुलिस जिला 40 है, 38 तो जिले ही हैं। उसके अतिरिक्त बगहा और नवगछिया में पुलिस जिला बनाया गया है, तो 2 इधर और 38 इधर, यानी टोटल जो है 40 पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, यहाँ विधानसभा भी है और यहाँ विधान परिषद भी है। किस किस राज्य में विधान परिषद है, ये आप लोग का काम रहा, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो कटोरिया में जो कि बांका में पड़ता है और मनिहारी जो कि कटिहार में पड़ता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, इन सभी जगहों पर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्य की चौहद्दी या सीमा की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो 7 जिले हैं। देखिए, इस पे बेस्ड ऑन भी एक PYQ पूछा जा चुका है। आई थिंक 68 BPSC में पूछा गया था और उसमें ऑप्शंस दिया गया था कि किन किन राज्यों में कितनी कितनी जिले दूसरे जिलों के साथ जो है बिहार की सीमा साझा होती है। तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा यहाँ से। दक्षिण में झारखंड राज्य है और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं: किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो इस प्रकार से 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, झारखंड से 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले। तो ऑप्शन में दोनों ही था, झारखंड भी था और उत्तर प्रदेश भी था, तो दोनों ही जो हैं ये सबसे ज़्यादा जिले साझा करते हैं बिहार के साथ। तो ऑप्शन दोनों था, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर बनता था उस क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा। ऐसे अगर मैं बना दूँ, इधर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ में नेपाल के साथ 7 जिले, साउथ में झारखंड के साथ 8 जिले, ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले और वेस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले बिहार साझा करता है। आप लोग बिहार का एक ब्लैंक मैप निकाल लीजिएगा और उसको फिल करके तब अपने खुद से देखिएगा कि किधर कौन सा जिला किसके साथ लगता है, तो आपको ये बढ़िया से याद रहेगा। राजकीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से पूर्व रीछ था, 2013 के बाद से बैल है। राजकीय पक्षी अभी गौरैया है, 2013 के पूर्व में आख्ता था, अब गौरैया है। और राजकीय मछली मांगूर है। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार हैं सत्यनारायण, संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसे 2012 में राजकीय गीत की मान्यता दी गई थी।
बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। अब प्रमंडल और संबंधित जिलों की बात करें तो 9 प्रमंडल की मैंने बात की थी कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर, ये 9 प्रमंडल हैं। सारण में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, मैप भी आ जाएगा, आप इसमें देख सकिएगा। चलिए इसको बाद में दिखा दें, पहले ये आप एक बार समझ लीजिए आप लोग इसमें क्या क्या है। तिरहुत में 6 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। मैप पर इसको देखिए। अगर इसको देखिए, तिरहुत डिवीजन को हम लोग याद करते हैं, थोड़ा एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक बनेगा चंपा, चंपा, सीता, मुजफ्फर, वैशाली और शिव। ये पहला ट्रिक हो जाएगा। इसमें तिरहुत जिले में, तिरहुत प्रखंड प्रमंडल में जितने भी ज़िले हैं वो सारे आ जाएंगे। चंपा से पश्चिम चंपारण, अगेन चंपा से पूर्वी चंपारण, चंपा चंपा सीता से सीतामढ़ी, मुजफ्फर से मुजफ्फरपुर, वैशाली तो नाम ही हो गया, और शिव से शिवहर। तो ये ज़िले आ जाएंगे तिरहुत में। सारण की अगर आपको याद करना है तो गोपालगंज, सिवान, सारण ऐसे याद रख सकते हैं। SSG कर सकते हैं आप, या GSS कर सकते हैं। गोपालगंज, सीमान, सारण, ये तीनों सारण में आते हैं। दरभंगा में आप इसको याद रखते हैं दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, यानी SDM से आप उसको याद रख सकते हैं। SDM समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ये 3 जिले हैं जो दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। कोसी में अगर आपको याद करना है तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, SMS से इसको याद रख सकते हैं। SMS सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। पूर्णिया याद करना है तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यानी KAP के याद रख सकते हैं, या KPAK भी याद रख सकते हैं, या इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं कि अरे किशन पूर्ण हार, अरे किशन पूर्ण हो गया हार, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर में 2 ही जिले हैं, इसको याद रखना आसान है, भागलपुर और बांका। अब इधर अगर याद रखिए, पटना जिला याद करना है तो रोहित ने कैमूर में बॉक्सिंग लड़ा। भोज का आयोजन पटना में नालंदा द्वारा कराया गया। इस तरह से याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक बना करके इसको भी। तो पटना जिले हो जाएंगे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। इसमें याद रखने की एक बात ये है कि ये रोहतास जिला जो है इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से आकर के उत्तर प्रदेश के साथ सट जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। मगध जिला में हो जाएगा आपका नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। देखिए हर चीज़ की ट्रिक बनाने की बहुत मुश्किल है, कुछ की ट्रिक जो आसानी से बन सकती है तो मैंने आपको बता दिया, कुछ की आप लोग भी बना सकते हैं। मुंगेर में अगर आप देखिए तो जमुई, मुंगेर खुद है ही, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा, तो ये मुंगेर प्रमंडल में हो जाएंगे। तो इसका 3-4 बार अगर आप लोग देखेंगे वीडियो को, इसे रिवाइज करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग जानते हैं कि बिहार का इतिहास जो है वो प्राचीन बिहार का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास से मेल खाता है। प्राचीन बिहार को हम लोग अलग अलग काल में देखते हैं, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त वंश, बौद्ध और जैन धर्म। तो यहाँ आपका प्राचीन बिहार हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास के अगर स्रोत की बात करें तो 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान जो कि सारण में पड़ता है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है, और सोनपुर जो सारण में है, यहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौलिया नंदरगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आप लोग बताइए लौरिया नंदरगढ़ किस जिले में है, लौरिया अरेराज किस जिले में है,
और रामपुर बाग किस जिले में है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को आप लोग। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां आदि ये सभी क्या हैं? प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जिसमें अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं जिसमें भगवती सूत्र आदि आते हैं, ये सभी प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, वेनसोंग आदि की यात्रा वृत्तांत में भी बिहार का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। पाषाण काल की बात करते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, यानी अपने शिकार करता था और शिकार को संरक्षण करने का काम करता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से। यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक था। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, मोनोलिथिक भी कहते हैं। जो छोटे छोटे औजार होते हैं मोनोलिथिक कहलाते हैं। यह अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। देखिए घटते क्रम में है क्योंकि ईसा पूर्व में घटते हुए क्रम में आगे की ओर बढ़ा जाता है और ईस्वी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य संग्रह, खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। किस काल में? नवपाषाण काल में। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है, सनुआर जो कि रोहतास में है, यहाँ से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त किए गए हैं। ये एक आप लोगों को व्यू याद रखना है, कंप्लीट याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये सब स्थल कहाँ पर है ये आपको याद रखना जरूरी है। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करें, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब वैदिक काल में चलते हैं हम लोग। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता का 2 वर्गों में विभाजन किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार ब्राह्मण क्षेत्र में नहीं, बिहार क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। आप लोग को याद होगा रामायण में विदेह राजा जनक की बात हुई है, वही जनक जो माता सीता के पिता कहलाते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब हम लोग महाजनपद काल की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी या लिच्छवी जो अभी का वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, मगध जो कि अभी का पटना गया नालंदा वाला क्षेत्र है और अंग जो कि भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र होता था। वज्जी महासंघ या वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। इसको अष्टकुल कहते थे या अट्ठकुल भी कहते थे। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था।
लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी जो था, ये विश्व के प्रथम गणतंत्र की इसको संज्ञा दी जाती है। यानी विश्व में सबसे पहले कहीं अगर गणतंत्र स्थापित हुआ था तो वज्जी संघ या लिच्छवी में ही हुआ था। देखिए हमारा बिहार कितना ही उन्नत था उस समय और कितना आगे बढ़ा हुआ था। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। याद रखिएगा इसको, ये पूछा गया है कई बार यूपीएससी द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। अब समझ सकते हैं राजधानी क्यों बनाया गया था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद की बात करें, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अंग के अंतिम शासक, याद रखेंगे अंतिम शासक को, ब्रह्मदत्त ने को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अब मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था या शासक था। जरासंध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहव्रज या राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ये याद रखिएगा, प्रथम शासक को याद रखना है, अंतिम शासक को भी याद रखना है। प्रथम शासक मगध का बृहद्रथ और सबसे अंतिम शासक रिपुंजय था। उसके बाद हर्यक वंश की बात करते हैं, 544 से 412 ईसा पूर्व तक। इस वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसने दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। किसकी बात हो रही है, बिंबिसार की बात हो रही है। उसकी दूसरी पत्नी चेलन्ना या चेलहना थी। चेलहना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कई बार यूपीएससी द्वारा ये सवाल पूछा जा चुका है कि जीवक किसके राजवैद्य थे, तो जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। तो बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा इनके विवाह काफ़ी ज़्यादा हुए थे। एक पत्नी इनकी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी, दूसरी चेलन्ना, तीसरी क्षेमा। तो उसके बाद इन्होंने अवंती के शासक के साथ मैत्री संबंध बनाया था। तो इसके बारे में ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ गए। इनकी हत्या किसने की, अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था। अभी आपने देखा था कि बिंबिसार को काशी राजा प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, इन्होंने उपहार में दिया था। लेकिन जब बिंबिसार की और कौशल देवी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कौशल देश के राजा ने
काशी को वापस ले लिया। इस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ था। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया था। अजातशत्रु ने बज्जू संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये सवाल पूछा जाता है, अजातशत्रु किसका अनुयायी था? तो अगर ये पूछ दिया जाए किसका अनुयायी था, तो लास्ट को माना जाएगा बौद्ध धर्म को, या किस किस धर्मों को माना था, तो जैन और बौद्ध दोनों को माना था। पहले जैन धर्म को और फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जो कि गंगा, सोन और गंडक के संगम तट पर था, स्थानांतरित किया था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो प्रथम शासक और अंतिम शासक हम लोग को वंश का जरूर ही याद रखना है। प्रथम शासक बिंबिसार हो गया और अंतिम शासक नागदशक हो गया। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, यह भी याद रखिएगा। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यंक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण यानी जिसका कि वर्ण काक के समान यानी कौवे के समान हो, मतलब कि जो देखने में काला हो या जिसका शरीर काला हो। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, लेकिन शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया। उसके बाद फिर कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना लिया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। हम लोगों ने अभी तक 2 बौद्ध संगति देख लिए, एक अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, प्रथम शासक और अंतिम शासक को। नंद वंश की बात करें, महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदी वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में ही हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, आपको पता होगा। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नंदवंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और इसके बाद नंद वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला था। इसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। याद रखिएगा, इसकी पुष्टि किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। यह पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना है? तो विलियम जोन्स ने। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि ये क्वेश्चन कम आया है। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है, जबकि विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, उन्हें ही कौटिल्य भी कहा जाता था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। तो इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विकसित था। उस समय अखंड भारत की परिकल्पना जो अभी की जाती है वह उसी समय के साम्राज्य से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी को त्याग कर श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में था, उसमें चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखना एक विधि होती है जिसमें कि भूखे प्यासे रह करके प्राण त्यागा जाता है। ये जैन धर्म में होता है। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। याद रखिएगा, एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसकी स्थापना मोगलीपुत्तिस ने की थी। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसके पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। याद रखिएगा, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। सिंहल अनुश्रुतियों, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ये उसी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कितनेवें वर्ष में? 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। लेकिन इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था जिससे कि कलिंग जीतने के बाद भी उसका मन व्यथित हो गया था और उसने ये सभी चीज़ों को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष अगर जाने, 9वें वर्ष में उसने कलिंग का युद्ध किया था। 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष में निगारी सागर की यात्रा की थी। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन कर पाया था। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी का राजा, जो अशोक ने कर घटाकर 108 कर दिया था। लुम्बिनी की यात्रा में अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था, जो पहले 1/6 के आसपास लिया जाता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रीति, सालिसु, देवधार्मन, सद्धनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। अंतिम और प्रथम शासक याद रखेंगे। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त कह रहे हैं, था।
मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच, कुछ सेकेंड्स के लिए वीडियो रुक गया होगा, सॉरी फॉर दैट। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है, उसमें हुआ था। उन्हें शाक्यमुनि और लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी माता की मृत्यु के बाद उनके पिता ने उनकी मौसी से विवाह कर दिया था और उनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी के ही द्वारा, उनकी मौसी के द्वारा हुआ था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनका 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था उनके साथ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये तो उनके बारे में बात हो गई, एक बार रिपीट कर देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें शाक्यमुनि या एशिया का ज्योतिपुंज के भी नाम जानते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। निरंजना नदी के बारे में आप लोग निश्चित रूप से पता कर लीजिए। ये लीलांजन और मोहना नदी से मिलकर बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी के पीवाईक्यू को आप लोग जरूर ही सॉल्व कीजिए, चाहे वो बीपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम का हो, खास तौर पे जो अपना सीसीई है उसको तो करना ही है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख यानी संसार दुखमय है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण के लिए तृष्णा पर विजय आवश्यक है, और दुख निरोध मार्ग यानी दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो अगर पूछा जाए अष्टांगिक मार्ग किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे ये बौद्ध धर्म से है। और अगर आर्य सत्य के बारे में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कितने हैं, तो 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग एक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। देखिए, हम लोग पेपर की दृष्टि से जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताता जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक यानी होता है 8, तो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक का मतलब ही होगा 8: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न पूछा जाएगा तो बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो ये मध्यम मार्गी थे, ना ही अत्यंत कठोर थे, ना ही अत्यंत लचीले थे। जैसे कि जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म अत्यंत कठोर मार्ग को प्रतिपादन किया है, जबकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। उपदेश की अगर भाषा की बात की जाए तो बुद्ध का उपदेश जो था वो पाली भाषा में था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल जनपद में 80 वर्ष की आयु में हो गई थी, सूकर मद्दब खाने से। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। आप लोग एक बार में अगर नहीं याद हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, जरूर आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीत की बात की जाए तो बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया गया, यौवन को सांड से, महाभिनिष्क्रमण जिसको कि गृहत्याग कहा जाता है तो घोड़ा से। देखिए, कोई कहीं अगर जाएगा घर से निकल के तो घोड़ा पर जाता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि घोड़ा। संबोधि ज्ञान प्राप्ति जो उन्हें हुई थी वो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल या बोधि वृक्ष से ही उनके ज्ञान प्राप्ति को दर्शाया जाता है।
महापरिनिर्वाण या मृत्यु जो था उनका, इसको पदचिन्ह या स्तूप से दर्शाया जाता है। बिहार में स्तूपों की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, क्योंकि बिहार से ही ये धर्म फला फूला। धर्म चक्र प्रवर्तन जो यानी प्रथम उपदेश जो था इनका, इसको चक्र से प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। एक हीनयान था जो कि परिवर्तन का विरोध करता था, और दूसरा महायान था जिसमें लोग परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसे सिंपली याद करने की कोशिश की। कोई अगर हम लोग उपदेश सुनने लगते हैं बहुत ज़्यादा तो हम लोग को नींद आने लगती है, सो जाते हैं, तो सुत्त से उपदेशों का संकलन, इस तरह से याद रखिएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। सबसे बृहद पिटक है यह जिसका संकलन आनंद ने किया था। सुत्त पिटक का आनंद जो थे इन्हें संकलन किया था। विनय पिटक जो है यह संघ के नियमों का संकलन है। देखिए, अगर आप जितने नियमों को फॉलो करते जाएंगे उतने ही धीरे धीरे अपने आप में विनय या विनम्र भी होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज गुण आते जाएंगे। तो विनय कौन होता है? जो कि नियमों का पालन करता है। सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन मोगली-पुत्तिस ने किया था। 4 बौद्ध संगति हुई थी। इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसको बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। वर्ष याद रखेंगे 483, 383, 251 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी या प्रथम शताब्दी ईस्वी। स्थान देखें, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। इसके शासक अजातशत्रु थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी वैशाली में, और इसके शासक कालाशोक थे। अध्यक्षता सबकामी ने किया था। महासंधिक और स्थैवीर में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान पाटलिपुत्र था। इसके शासक अशोक थे और इसके अध्यक्ष मोगली-पुत्तिस थे। अभिधम्म पिटक का इसमें संकलन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और राजा या शासक कनिष्क ने करवाया था। अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाइए तो RSP के राजगिरी RV वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। RVP के याद रख सकते हैं आप स्थान के लिए। शासक तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, तो एक कर सकते हैं इस तरह से याद। अध्यक्ष महाकश्यप, सबकामी, मोगली-पुत्तिस और वसुमित्र अश्वघोष। तो MS MVA ऐसे याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे ये आप लोग अपने से बना लीजिए इसका ट्रिक, लेकिन इसको याद करना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रिक पर भी आप लोग चल सकते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर कहलाता था। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल होता था, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता था। तो बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसे बिहार पहले कहा जाता था, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के यही बिहार के रूप में परिणत हो गया। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। कुल अगर बात किया जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 23वें पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर या सम्मेद पर्वत पर हुई थी। ये सम्मेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। न्यूज़ में था हाल ही में। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसमें एक और जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना जाता है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे।
महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनोजा था। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाली था। आप लोग एक पेपर पे एक तरफ गौतम बुद्ध और एक तरफ महावीर स्वामी इस तरह से बना करके और एक और कॉलम बना करके यहाँ पर जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, तो इस तरह से बना के कॉलम बना लीजिएगा ताकि रिवीजन के समय में दिक्कत नहीं हो। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैबल्य की प्राप्ति जिम्भ्रिक ग्राम में ऋचुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न, देखिए बौद्ध के भी हमने देखे थे, ये जैन के हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत कहा गया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सत्यभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक की बात करते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक बैल या वृषभ है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे और इनका प्रतीक हाथी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका कि सर्प प्रतीक है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका सिंह प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासवपूज्य जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। जैन संगति 2 हुई थी। पहली जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। दूसरी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष देवार्थी क्षमाश्रमण थे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन द्वितीय जैन संगति में किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया था। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। अगला वंश अगर हम लोग देखें, शुंग वंश था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, वे बृहद्रथ का सेनापति थे। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। उसने यवनों के आक्रमणों को विफल किया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस शुंग वंश के राजा ने यवनों के आक्रमण को विफल किया था, तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और इसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना। कालिदास को नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। वह अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र ही था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके कर दी थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य यानी मंत्री थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और कर्ण वंश का अंत कर दिया। एक आप लोग पेज में इस तरह से बनाइएगा वंश, और उसके बाद इसमें फाउंडर यानी कि कौन शुरू किया था और अंतिम शासक इस तरह से करके बना लीजिएगा, तीनों लिख करके याद करने के लिए। कुषाण वंश, भारत में आने वाले विदेशियों के में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद यूनानी, तब शक, तब पल्लव, तब कुषाण था। कुषाण चीन के यूची या तोकरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा थी।
अश्वघोष जिसने बुद्धचरित की रचना की थी उसको कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित कर लिया था। कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला शैली का विकास भी हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, यह हमने देख लिया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क रूट पर कुषाणों का आधिपत्य था। इसके बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका बीपीएससी के द्वारा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। संवत यानी कैलेंडर। आप लोग अगर संवत में कंफ्यूज हो रहे हैं तो संवत एक प्रकार का कैलेंडर था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि या महाराजा की उपाधि घटोत्कच गुप्त ने धारण की थी और महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है, जबकि होना ये चाहिए था कि नेपोलियन को तुलना जो की गई है तो पहले तो समुद्रगुप्त थे, तो इससे तो तुलना नेपोलियन की गई है, जबकि नेपोलियन की तुलना को समुद्रगुप्त से करना चाहिए था। खैर, ये सब वेस्टर्न इतिहासकार के कारण है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। यह एक प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के भी प्रमाण मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों को संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यह भी पूछा जा चुका है 70th बीपीएससी में ही। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर, शंकु, बेताल, घटकरपर, छपणक और भरूची। अगेन नाम याद रखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम, इंपॉर्टेंट जैसे कालिदास हुए, धन्वंतरी हुए, इन सब, वराहमिहिर हुए, इन सब को याद रख सकते हैं कि ये सब किस समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। और क्या कहा जाता था? 9 रत्न कहा जाता था इनको। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। ये 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के ही समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त, मध्य एशिया के बर्बर जाति हूण के आक्रमण को स्कंदगुप्त के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो ये भी याद रखेंगे कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है।
स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका बीपीएससी के द्वारा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। और एक बार इसके बाद रुद्रदमन ने भी करवाया था। ऑप्शन देख के टिक करेंगे। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के समय मगध वंश का अंत हो गया, तो अंतिम शासक याद रखेंगे कौन था, विष्णुगुप्त था। और इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। इतिहासकार वीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। गुप्त के बाद आए पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। यह भी पूछा गया है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय की गई थी, तो गोपाल के द्वारा की गई थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह भी पूछा जा चुका है 67 बीपीएससी में। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हो गया था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर दिया था। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था, लेकिन अंत में हम लोग को पता है गुजरात के जो प्रतिहार शासक थे वही जीते थे। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बाल देवपुत्र को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। पाल काल पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस में भी। अब प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक और उसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। बृहद्रथ जो थे, यश वंश की राजधानी गृहव्रज या राजगृह थी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार की भी राजधानी गृहव्रज राजगृह थी। उदयन के बारे में हम लोगों ने जानते हैं कि ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को लाया था, जबकि शिशुनाग उसको वैशाली ले गया था। कलाशोक पुनः उसे पाटलिपुत्र लेकर आया था। नंद वंश के समय भी पाटलिपुत्र और मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। कुषाण वंश के समय पुरुषपुर और मथुरा राजधानी बन गई थी, जबकि गुप्त वंश के समय पुनः पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। पाल वंश के समय में राजधानी मुंगेर स्थानांतरित हो गई थी। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में अगर बात करें, अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य इसके लेखक हैं। राज्य प्रबंधन के लिए यह प्रसिद्ध पुस्तक थी। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोघोष हैं। इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य है ये। प्रज्ञा पारमिता का लेखक नागार्जुन है। शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सीयू की वेन्सवांग द्वारा लिखा गया है और यह भारत का यात्रा वृत्तांत है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। यह मौर्य साम्राज्य का विवरण देता है। मिलिंद पन्हु नागसेन द्वारा लिखा गया था। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का इसमें संग्रह है। ललित विस्तार के लेखक ज्ञात नहीं है। इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है और जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। इस प्रकार ने हम लोगों ने प्राचीन बिहार का इतिहास कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। आप लोग बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेके फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो जरूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश जो कर्नाट वंश था, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार और सिख धर्म। इन सभी चीज़ों को हम लोग मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत देखेंगे। पहला है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी गौरी मोहम्मद गौरी का दास था।
बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना डरे लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। अब स्थानीय वंश जो कर्नाट वंश था, इसके बारे में जानते हैं। इससे भी एक प्रश्न 70 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नानी देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट करके सहयोग दिया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। आपको याद होगा लक्ष्मण सेन को हराया था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। इस समय हरिवंश सिंह इस वंश का अंतिम शासक था, ये ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। पूछा जाता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, तबकाते नासरी किसकी रचना है? मिनहाज उस सिराज की रचना है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान रूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा का युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। और आपको याद होगा कि शेरशाह सूरी ने इसी के बेटे हुमायूं को निर्वासित बिहार से भारत से निर्वासित कर दिया था। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां सूर था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। बहार खान नूरानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खान की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में
हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तरीखे दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। याद रखिए कौन सा? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ा। ये याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना को जीत लिया था। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था। 1580 ईस्वी में बिहारों को मुगल द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था। बिहार को अकबर द्वारा मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। यह क्वेश्चन भी आता है कि अकबर द्वारा किसे बिहार का गवर्नर बनाया गया था, तो मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक के लिए बनाया गया था। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्रों पर मुगल का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। जहांगीर ने बनवाया था 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खान 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खान को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। अब सिख धर्म के बारे में जानते हैं। बिहार का सिख धर्म से क्या संबंध है। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो ये अभी हम लोग मध्यकालीन बिहार देख लिए। हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास देखते हैं। आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार तथा पृथक बिहार का गठन देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत थी उसमें डचों ने, अभी जो आज पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत जो है वहाँ पर डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र पटना में कहाँ स्थापित किया था। तो अभी वर्तमान का जो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है वहाँ किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। पूछा जाता है कि पीटर मुंडी बिहार कब आया था, तो ये 1632 में आया था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय स्थित है। उस समय में अंग्रेज कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसमें अभी गुलजार बाग जो है पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 तक था, ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। कब दिया था? 1717 में। किसको? अंग्रेजों को कहीं भी व्यापार, भारत में कहीं भी व्यापार करने का और अपनी सिक्का को प्रयोग करने का मान्यता दे दिया था। इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखते हैं बिहार, बंगाल और अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक ही था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ क्योंकि इसे मीर जाफर ने धोखा दे दिया था जो उसका सेनापति था। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों ने अपनी संयुक्त सेना और अंग्रेज जो थे उन्होंने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना भेजी। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में संयुक्त सेना जो थी वो पराजित हो गई, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा था। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बना दिया गया। 1770 ईस्वी में बिहार, बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया।
उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया, जो अभी भी मौजूद है। जांच अधिकारी जॉन शोर ने सुझाव दिया था नगर बनाने का 1783 के अकाल के बाद। 1784 में बना था, शुरू हो गया था जॉन गॉस्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण। अब हम देखते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों को बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। ये विद्रोह है, वर्ष है, क्षेत्र है और नेतृत्वकर्ता है। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 तक चला था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 तक चला, पलामू सिंहभूम में, और नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820-21 तक चला, सिंहभूम के क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। कोल विद्रोह 1831-32 में चला था, छोटा नागपुर में, और नेता बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में चला था, संथाल परगना में सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, बाद में ये चारों ही मार दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 तक छोटा नागपुर सिंहभूम में चला था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया था। ताना भगत 1913-14 में गुमला में जतरा भगत का इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 के बारे में जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ। इसे दामने कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों यानी दीकुओं के द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। मुंडा विद्रोह यह 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान या महान विद्रोह भी कहा गया है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, कूटकटी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया था। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया और मारा गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब देखने में आया है, बीपीएससी यह भी पूछ लेता है कि किस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंटकटी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित कर दिया गया था। खूंटकटी व्यवस्था यानी सामूहिक खेती, एक ही जमीन पर कई लोगों द्वारा सामूहिक खेती किया जाता था, उसे खूंटकटी व्यवस्था कहा जाता था। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन। तो बहावी आंदोलन बहुत ही फेमस है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्रों में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी या रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला और 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी और अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह यह 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। बिहार के सोरा उत्पादक जो थे, ये नोनिया वर्ग के लोग थे। इन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया।
अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह, जो 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। मिट्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था। कहाँ हुआ था ये याद रखिए, केवल मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा विद्रोह से शुरू हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया था। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर लायल को मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए थे। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए बुलाया था, लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इन्हें भी बुलाया गया था, बाद में पकड़कर मार दिया गया था। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। शिवराजपुर घाट गंगा नदी को पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया ही गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओयूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले में 72 थे टोटल, दूसरे में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने शामिल किया हुए थे। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन तो 3 अधिवेशन मुख्य है। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में। R.N. मधोलकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, रामगढ़ झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस समय इसके अध्यक्ष थे। तो 27, 37 और 54 ऐसे याद रखें, 27 गुना 54 और 27 प्लस 10 37। यहाँ 10 का अंतर रखें। यहाँ भी देखिए 1912 10 22 में हुआ था और यहाँ पर 1940 में हुआ था। तो स्थान याद रख लेंगे, पहले 27वां बांकीपुर पटना में और 37वां गया में और 54वां रामगढ़ झारखंड में। अध्यक्ष R.N. मधोलकर, चितरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब है बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बिहार।
जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को, इसकी 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 को ही प्रभावी किया गया था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार के समय। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और गाड़ी पर उन्होंने बम फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अल्पायु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट कराया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वो चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हॉर्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, 68 में आई थी। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समेत समाप्त करने की अनुशंसा कर दी। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। इसमें राम मनोहर लोहिया का ऑप्शन के साथ मिला कर दे देता है, तो आप याद रखिएगा वो इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। क्या था? प्रथम सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ।
श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान करना था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन 1929 में सोनपुर में हुआ पहला, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। 1934 में गया में दूसरा हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। 1935 में हाजीपुर में तीसरा हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख किसान नेता और उनका कार्यक्षेत्र देखा जाए, यदुनंदन शर्मा का कार्यक्षेत्र गया था, यमुना कारी का दरभंगा सारण था, राहुल सांस्कृत्यायन का अन्नवारी या अंबारी सीवान था और कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की की खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दे दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। हमको वही दे दो, उसका कोई बात नहीं। चीज असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद विद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और